हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने इसे लास्ट चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन किया था। उसमें हमने देखा था रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज हैं या हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसकी हमारी सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं ताकि हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इस चैप्टर में हम हेल्थ इश्यूज पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्दी या उसकी हेल्थ को गुड कब कहेंगे? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल, मेंटल या सोशल वो बहुत अच्छे से होता है तो वो पर्सन क्या कहलाता है? हेल्दी कहलाता है। तो हेल्थ क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग एंड सोशली स्ट्रांग। जब ये तीनों एस्पेक्ट में कोई पर्सन रहता है तो वो क्या कहलाता है? हेल्दी कहलाता है। तो अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी हेल्दी पर्सन में जब उसके सारे सिस्टम, ऑर्गन और सिस्टम्स प्रॉपरली काम करते हैं वो क्या कहलाता है? हेल्दी कहलाता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कब होगी? जब पर्सन क्या है, इट्स reproductive parts are functional and free from infection। किसी तरह की उनमें इन्फेक्शन ना हो और फ्री फ्रॉम दे आर वर्किंग, मेल्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एंड फीमेल प्रोड्यूसिंग एग। तो अगर ये प्रोसेसेस oogenesis का या स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ठीक हो रहा है, किसी तरह के जेनाइटल रीजन्स में कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो ऐसा पर्सन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहेंगे हम? गुड कहेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज टोटल वेल बीइंग इन एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में, तो रिप्रोडक्शन का एस्पेक्ट क्या होगा कि उसके अंदर एग या स्पर्म फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, मींस गेमीट फॉर्मेशन होना चाहिए आफ्टर अटेनिंग द एडोलसेंट एज। या हम कहें किसी भी तरह का उनके जेनाइटल रीजन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या हम कहें कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहिए। तो जब ये चीजें होंगी तो पर्सन क्या कहलाया जाएगा? रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहलाया जाएगा। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। सबसे पहली थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर क्या था, आपने सुना भी होगा, टीवी पर ऐड आती थी, हम दो हमारे दो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। उसमें क्या कहा था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए या एक वुमेन की हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए उसके 2 ही चिल्ड्रंस होने चाहिए। तो कौन सा नारा आया था? हम दो और हमारे दो। फैमिली प्लानिंग का मीन्स वी शुड नॉट हैव बिग फैमिलीज, ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। दूसरा, अब फैमिली प्लानिंग हो गई तो उसके साथ क्या है? बच्चों की सेहत और मदर की सेहत को बनाए रखने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो 1977 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस क्या था कि हम जो भी बच्चों को जन्म दे रही हैं माताएं और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें फर्टिलिटी रेट ना रहे, मतलब उनके जन्म होते ही मृत्यु ना हो, उस चीज को बचाए रखने के लिए उनकी केयर, हेल्थ केयर नर्सिस के थ्रू या अपने गाँव में देखा है कि जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स खुले हुए हैं, आशा वर्कर्स हैं, दे आर वर्किंग अंडर दीज प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए, ये
क्या कारण थे जिनकी वजह से लॉन्च किए गए, कि क्या प्रॉब्लम्स हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देख रहे थे। तो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या आएगा, लैक ऑफ अवेयरनेस इन द पीपल। लोगों को इस बारे में पता ही नहीं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना कितना जरूरी है। मीन्स अगर एक वुमेन हेल्दी नहीं होगी तो हाउ शी कैन टेक केयर ऑफ हर फैमिली। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब ये है कि भाई वो तंदुरुस्त रहे, उसकी बॉडी में वीकनेस ना हो। और अगर वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करती रहेगी तो उसकी बॉडी इंटरनली वीक हो जाएगी। जैसे हमने लास्ट में देखा था, प्लेसेंटेशन देखा था, लेबर पेन देखी थी, पार्ट्यूरेशन देखा था, या हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं। हर महीने वुमेन की बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं दैट वीकन द वुमेन्स बॉडी। और आफ्टर द चाइल्ड बर्थ कितना उसकी बॉडी वीक हो जाती है, ये चीज हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखा था। तो लोगों को इस बारे में पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग क्या है। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है, इसलिए ये प्रोग्राम्स क्या हैं, फेल हो जाते हैं। दूसरा, मिथ्स हैं हमारे पास, मतलब अंधविश्वास बहुत हैं हमारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में। जैसे गांव में औरत को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, जैसे ड्यूरिंग आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड शी इज नॉट अलाउड टू टेक बाथ प्रॉपरली। इससे क्या है, तरह तरह की इन्फेक्शंस हो जाती हैं उनकी बॉडी में। तो ये जो मिथ्स बने हुए हैं कि पानी में नहीं जाना या सिर ढक कर रखो, पानी नहीं पीना, तो इनकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस वुमेन की बॉडी कंसीव कर लेती है जो बाद में उसको नुकसान करती है। तो ये जो अंधविश्वास हैं इनसे भी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा है रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, कि ये जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है। चौथा क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या हो जाएगा, अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं आएगा तो डिजीज हो जाएंगी जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाती हैं, जो वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो जेनाइटल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होती हैं। पांचवा क्या प्रॉब्लम हम देखते हैं, इलीगल अबॉर्शंस ऑफ द फीमेल फीटस, कि लड़के के चाह में फीमेल फीटस को बिफोर बर्थ ही क्या है, अबॉर्ट करा दिया जाता है। तो ये भी एक हमारी सबसे बड़ी रुकावट है रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने में, कि भी फॉर द बॉय a woman or a mother is forced to abort her female fetus, उसको abort करने के लिए फोर्स किया जाता है। और जब एक मदर की बॉडी में से बच्चा बाहर आता है तो हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा उसका ब्लड वेस्ट होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो जाएगी, वीकन हो जाएगी। छठा क्या है, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी। कॉन्जेनाइटल मतलब जन्म के साथ ही अगर इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी मतलब या तो उसमें एग नहीं बन रहा है या स्पर्म नहीं बन रहा है, इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल मीन्स नो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, नो फॉर्मेशन ऑफ गेमीट कह सकते हैं हम। मेल्स में हम कहेंगे स्पर्म का या फीमेल्स में हम कहेंगे एग का। कॉन्जेनाइटल, जन्म के साथ ही ये प्रॉब्लम हो सकती है, या बाय द टाइम हम उस चीज को एक्वायर्ड भी कर सकते हैं। कैसे, जो पर्सन बहुत ज्यादा अल्कोहलिक होता है या ड्रग्स लेता है उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारी हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ एसोसिएटेड हैं, कि लोग जागरूक नहीं है, उनके अंदर अंधविश्वास है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती हैं, इलीगल अबॉर्शंस हो रहे हैं या इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। तो अब ये जो दो प्रोग्राम्स हमने अभी देखे थे, फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इनका एम क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी, नीड एंड एम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। सबसे पहला तो यही,
अवेयरनेस नहीं थी, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट। कैसे आप कर सकते हो? आप एड्स, बैनर छपवा सकते हो, आप एड एजेंसी से बात कर सकते हो। तो ऑडियो विजुअल का यही मतलब है, टीवी पर जो आप प्रमोशंस देखते हैं या न्यूज़पेपर के थ्रू आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है, जब वो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही हो या कोई एनजीओ लॉन्च करती है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है कि हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही होना कितना ज़रूरी है। आप वो कोई भी मीडियम से कर सकते हो, आप प्रिंटिंग मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, या आप विजुअल से कर सकते हो, आप एड एजेंसीज में जा सकते हो। क्या कौन करेगा ये काम? गवर्नमेंट करवाए या कोई एनजीओ करवाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट जो है आपका, टू प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन इन अ स्कूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्स एजुकेशन अगर हम स्कूल में ही दे दें, कि जैसे अब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने इससे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो आपको जानकारी हो गई कि हमारे अंदर किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यू गेट अवेयर्ड अर्लियर इन द स्कूल टू सेव द यंग जनरेशन। आप यंग जनरेशन को किन से बचाया जा सकता है? जो बेमतलब के आपके अंधविश्वास है, फ्रॉम मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड इश्यूज। तो ये सेक्स एजुकेशन होने से क्या होगा? ये जो अंधविश्वास है लोगों का, ये धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तीसरी जरूरत क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना होए। तो आपको जब पहले से ही पता होगा कि ये डिजीज ऐसे फैल सकती हैं, तो आप अवेयर हो जाएंगे। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। कि आप ऑलरेडी आपको पता होगा कि डिजीज हो सकती है, तो यू वेल अवेयर फ्रॉम दैट। फोर्थ है टू प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि पॉपुलेशन ये जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसके इल इफेक्ट्स आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, खाने के लिए रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, तो हमारे इन सब का इल इफेक्ट आप जानते हो। तो जानते हुए आप ये जो 2 प्रोग्राम हमने देखे, इनमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। सेक्सुअल अब्यूज का मतलब कि किसी भी फीमेल को हमने अब्यूज नहीं करना, टू हैव अ चाइल्ड, बॉय और अ गर्ल। सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी एंड सपोर्ट टू डिक्रीज द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मेडिकल फैसिलिटीज, जैसे हम अपने गांव में ही क्या है, आप छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स खोलो, वहां पर आशा वर्कर्स जो अपॉइंट हुए गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं नियर बाय एरिया में ही, ताकि हम किसको घटा सकें? टू डिक्रीज मैटरनल मीन्स मदर, इन्फेंट मीन्स जो बच्चा जन्म लेगा या ले चुका है, उस मोर्टेलिटी मीन्स डेथ, उसकी डेथ रेट को कम करेंगे। छठा एम क्या होना चाहिए हमारा? टू रेज दी मैरिजेबल एज। जैसे हमें पता है गर्ल्स की 18 और बॉयज की 21 ईयर्स होती है, तो उससे पहले मैरिजेस जो है दैट इज इलीगल। उससे पहले मैरिजेस करना इलीगल है, क्योंकि बिफोर 18 अ गर्ल इज नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव अ चाइल्ड इनसाइड हर बॉडी। सेवेंथ क्या है? टू डिक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी बाय प्रोमोटिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। कि अगर कोई कपल इनफर्टाइल है, उनको बच्चे नहीं हो रहे, तो आप अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दें। उन मेडिकल फैसिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ARTS। इन सब की डिटेल अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस क्या है?
to get aware about the issues related with the reproductive health. तो सबसे पहला इशू यही है कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स आर फोर्स्ड टू हैव बेबी बॉय इन अवर लोकल एरियाज, है ना. तो इन चीजों से हम क्या है, जितनी ज्यादा एजुकेशन होएगी, जितनी ज्यादा आप अवेयरनेस लाओगे, इन प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है. तो अब ये जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं. एक तो अभी हमने देखा प्रोग्राम्स लॉन्च कर और क्या कर सकते हैं हम. अब नेक्स्ट है स्टेप्स एंड मेजर टेकन टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी. सबसे पहला जो स्टेप किया गया था वो था इम्पोजिंग बैन ऑन एमिनोसेंटोसिस. एमिनोसेंटोसिस एक टेक्निक है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि मदर की बॉडी में या मदर के वूम्ब में कौन सा चाइल्ड डेवलप हो रहा है, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल. तो इस प्रोसेस, इस टेक्निक को बैन किया गया. सबसे पहला तो यही स्टेप उठाया गया to imposing ban on amniocentesis to legally check increasing the female feticide. दूसरा स्टेप क्या है, मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन. आपने देखा होगा जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं उनको इंजेक्शंस लगने शुरू हो जाते हैं, वैक्सीनेशन होने लग जाती है. वो वैक्सीनेशन का पर्पस क्या है, हमारे बॉडी में, बच्चे की बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करना, एंटीबॉडीज बना देना जो उनको बीमारियों से बचाएगी. तो बीमारियों से बचने की इनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना, ये भी एक स्टेप उठाया गया ताकि कम से कम मोर्टिलिटी रेट हो किनका, इन्फेंट्स का. मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इंक्रीज कर देना, प्रतिरोधक क्षमता, हमारी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाना. तीसरा क्या है, क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेंटर्स. स्पेशल हेल्थ सेंटर्स बनाना, बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स बनाना जहां पर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है. जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ मैरिजेस दे स्टिल डू नॉट हैव चाइल्ड. तो वो क्या, हम क्या कहेंगे, उनको इनफर्टाइल कह देते हैं. दे डू नॉट फर्टाइल, दे डू नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस. तो यंग वंस नहीं हो रहे, तो ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर डायग्नोज किया जाएगा कि क्या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, वेदर प्रॉब्लम इन अ मेल और वेदर प्रॉब्लम इन अ फीमेल. अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी. तो ये 3 स्टेप्स उठाकर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को बना सकते हैं. अब नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफी. डेमोग्राफी क्या है, हमारी जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी. तो डेमोग्राफी जो आएगा उसको हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज का मतलब ग्रोथ होना, है ना. ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं, बर्थ रेट ज्यादा है, या हम कहें डेथ रेट इज लो. तो इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को हम एक और टर्म से जानते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन होलकास्ट. तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब मनाते हैं, 11 जुलाई को. कब मनाते हैं, 11 जुलाई को. तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी. तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. सबसे पहले हम कारण पढ़ते हैं. कॉजेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. Birth and death rate are 2 major causes to determine the population growth. Major factor contributing human population explosion decrease in, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किस वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेथ रेट कम हो गया है, मरने का या मृत्यु का दर कम हो गया, मैटरनल मोर्टिलिटी, जो माँ
जन्म दे रही थी बच्चों को, वो जीवित रह रही हैं, उनकी डेथ कम हो गई है। और तीसरा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो भी जीवित रह रहे हैं। वो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि दे हैव प्रॉपर केयर। दिस डिक्रीज ड्यू टू, अब ये 3 कारणों से हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। डेथ रेट कम हो गया, मदर की मोर्टिलिटी रेट कम हो गई और इन्फेंट की मोर्टिलिटी रेट कम हो गई। तो ये क्यों हुआ? हमने डिजीजेस के ऊपर कंट्रोल कर लिया है ना। हमने मेडिकल साइंस में इतनी एडवांसमेंट कर ली कि हमें ऐसी बीमारियों के भी इलाज पता चल गए जो कंट्रोल नहीं होती थी। पता ही नहीं चलता था व्हाई मदर इज डाइंग, व्हाई द चाइल्ड इज डाइंग। तो कंट्रोल ऑफ डिजीजेस से हमने डेथ रेट को क्या कर लिया? कम कर लिया। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टिलिटी, इन्फेंट की मोर्टिलिटी कैसे कम हो गई? उसको जन्म लेते ही प्रॉपर केयर मिली है। जैसे बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो जाता है, जैसे मान लो 7th मंथ में या 8th मंथ में, तो हमारे पास ऐसे इंक्यूबेटर्स, ऐसी मशीन तैयार कर ली है मेडिकल साइंस ने, जहां पर बच्चे को रखा जा सकता है। जब वो अपना वूम वाला टाइम पीरियड पूरा कर लेता है, गेस्टेशन पीरियड उसका पूरा हो जाता है, तब he or she is able to survive और प्रॉपर मदर फीडिंग की कराई जाती है। तो जो ये केयर मिल रही है बच्चों को, इसकी वजह से जो इन्फेंट मोर्टिलिटी है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। दूसरा, बेटर सैनिटेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ, हमने साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा है, स्वच्छता का, हमारे जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से भी डेथ रेट क्या हो गई है? कम हो गई है। तीसरा, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको लगातार अगर खाना मिलता रहेगा तो पॉपुलेशन कैन सरवाइव। तो हमारी जो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आई है, हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, हमारी जो उत्पादन है, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट का हो चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट का हो, वो बढ़ गया है। तो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को प्रॉपर खाना मिल रहा है, तब भी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहेगी। लेकिन हर चीज के नुकसान है। ओवर पॉपुलेशन क्या, या हम कहें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या परिणाम हो सकते हैं? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दी ओवर पॉपुलेशन? सबसे पहला तो रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, जगह नहीं रहेगी। सारा स्पेस हम किससे कवर कर लेंगे? घरों से कर लेंगे, जो हर पर्सन को रहने के लिए चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा घर प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या है? पेड़ों को काटना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन, तो जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंटल बैलेंस है, हमारा जो पॉल्यूशन है, वो भी क्या है? बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा? ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ सप्लाई ऑफ फूड इज डिफिकल्ट। पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही और अगर वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से ओवरकम कर गई तो सारे लोगों को खाना नहीं मिलेगा। तीसरी, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो ड्यू टू, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हुई तो सबको नौकरियां नहीं मिल सकती, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हमारे क्राइम भी बढ़ जाएगा। फोर्थ है, रैपिड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑल्सो लेड टू डिक्रीज इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड। जैसे हम बात करें कि किसी फैमिली में 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, या किसी फैमिली में 6 बच्चे हैं, तो वो 6 बच्चों वाली फैमिली के जो पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट एबल टू एजुकेट देयर चिल्ड्रंस प्रॉपरली, क्योंकि 6 बच्चों की नीड को पूरा करना क्या है? डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू 1 और 2 चाइल्ड। तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स भी क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। 5वां है, मोर पीपल इन स्मॉल एरियाज ऑल्सो लेड टू द, ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह पर रहेंगे, ओवर क्राउडनेस हो जाएगी, तो हाइजीनिक कंडीशन या साफ सफाई मेंटेन करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, जो हमारी हेल्थ के ऊपर नुकसान करेगी, तरह तरह के डिजीज हो सकती हैं। छठा है, ओवर पॉपुलेशन ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्या है? बढ़ जाएगा। और सबसे लास्ट क्या है? एनर्जी क्राइसिस। हमारे फॉसिल फ्यूल इतनी तेजी से खत्म हो जाएंगे कि एक
गरीबता आ जाएगी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस। हमारे पास डीजल पेट्रोल नहीं रहेंगे जिनके ऊपर हम टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये कुछ थे इफेक्ट्स की अगर लगातार ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रही तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो अब ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स एंड स्टेप टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला एजुकेशन होना, लोगों का पढ़ा लिखा होना, इन चीजों को जानना कि बच्चे पैदा करने से या ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये हम बाय एजुकेशन से ही पूरा जान सकते हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप शुड बी एजुकेटेड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली, है ना। तो जो पढ़ा लिखा इंसान है उसे पता है छोटी फैमिली होने के क्या फायदा होंगे और बड़ी फैमिली के क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो ये कैसे जाएंगे, जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतनी ही ज्यादा क्या है, लोग जागरूक होंगे, चीजों के बारे में जानेंगे। तो जितना ज्यादा लिटरेसी रेट होगा वहां पर क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन कम होगी। सेकेंड है एज ऑफ मैरिज शुड बी रेज्ड। वही अभी हमारी जो मैरिज की एज है 18 to 21 चल रही है, तो हमें आने वाले समय में उसको भी बढ़ाना चाहिए अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें जॉब फैसिलिटीज वुमेन्स को देना चाहिए, सो दैट दे आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग हेल्पिंग हैंड टू दी सोसाइटी। फोर्थ है प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। हमने जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जैसे हमने आशा वर्कर्स को अपॉइंट कर दिया तो दे शुड वर्क प्रॉपरली। उनको गांव में जा जाकर लोगों को जा जाकर समझाना चाहिए कि भाई हमें फैमिलीज, छोटी फैमिली के क्या फायदे हैं, आपको किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखना है। तो ये सारी जानकारी जो हेल्थ प्रोग्राम का जो काम है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब भी हम कितने ही प्रोग्राम लॉन्च कर लें कोई फायदा नहीं होगा। तो उनको प्रोग्राम में साथ साथ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करें। वो जो आशा वर्कर्स हैं घर जा जाकर कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स के बारे में बताएं कि कैसे कैसे आप बच्चों के जन्म को कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं या स्टरलाइजेशन। तो ये कुछ मेथड्स थे कि जिससे आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा लास्ट एक टर्म आया था कॉन्ट्रासेप्टिव, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? इट इज वन ऑफ द मेजर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने का एक मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड हम यूज करते हैं उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए। क्या? एक तो वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो। दूसरा सस्ता हो। तीसरा इफेक्टिव हो, मतलब ये नहीं कि आप यूज कर रहे हैं और फिर भी फीमेल इज कंसीविंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट, नो साइड इफेक्ट टू आइदर मेल और फीमेल, किसी की बॉडी पर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये 4 फीचर किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स पर लागू होने चाहिए। अगर ये चारों फीचर्स हैं तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? सबसे बेटर होता है। तो हम 4 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन में। सबसे पहला है मैकेनिकल, दूसरा है केमिकल, तीसरा है नेचुरल और चौथा है सर्जिकल। मैकेनिकल का मतलब है बैरियर, अब जब आप कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर दोगे। केमिकल, यूज ऑफ सम केमिकल फॉर्म्स का। नेचुरल वे से आप अगर पॉपुलेशन को प्रिवेंट करोगे, दैट इज ए नेचुरल मेथड। और चौथा क्या है? अगर आप सर्जरी, ऑपरेशन करवाते हो, जर्नल टर्म में हम कहते हैं कि मेल अपना ऑपरेशन करवाए या फीमेल अपना, तो वो क्या है? सर्जिकल मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।